Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 4th सितंबर 2024। तो हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं 5 MCQ। और ये 5 MCQ जो होंगे करंट अफेयर्स पे बेस्ड होते हैं, जो आपकी प्रीलिम्स को और ज़्यादा सिक्योर बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बायो E3 पॉलिसी। बायो E3 पॉलिसी किससे रिलेटेड है? बायो E3 पॉलिसी aims to foster high performance biomanufacturing and aligns with national goals like achieving a net zero carbon economy। तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बायोटेक्नोलॉजी का पॉलिसी है जो 3.0 पॉलिसी के हिसाब से आप समझ सकते हो। तो ये बायो मैन्युफैक्चरिंग उसी से रिलेटेड है। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो E3 पॉलिसी इज टू फोकस सोनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन बायो बेस्ड सिंथेटिक प्रोडक्ट। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बायो बेस्ड प्रोडक्ट पे होगा। द पॉलिसी इंक्लूड्स एस्टैब्लिशिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो AI हब्स, expanding India's skilled biotechnology force and supporting the development of regenerative bioeconomy model। तो तीसरा वाला भी क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है ना? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, आंसर इज ओनली 1 and 3। 1 and 3 आंसर सही है। सेकंड क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इसका मेन फोकस ही है बायो बेस्ड प्रोडक्ट, सिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज आर करेक्ट? FPOs के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, वो बताइए। FPOs are owned and managed by farmers, including those engaged in primary production such as cultivation, dairy production and fishing। तो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मर्स का ही ऑर्गेनाइजेशन होता है, फार्मर्स ही उसको ओन करते हैं, फार्मर ही मैनेज करते हैं। इसमें डेयरी प्रोडक्शन, फिशिंग, कल्टीवेशन सारी चीजें आ सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट। सेकंड बोलता है FPOs आर रजिस्टर्ड एक्सक्लूसिवली अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। FPO को रजिस्टर करवा सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में, बट एक्सक्लूसिव वर्ड गलत है। कंपनीज एक्ट के तरह भी उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर दैट पर्पस। The purpose of FPOs is to leverage collective effort to achieve economies of scale। इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब एक फार्मर जो खुद से अचीव नहीं कर रहा है, 50 फार्मर 100 फार्मर मिलके कर सकते हैं, क्योंकि उनका लैंड पार्सल बड़ा हो सकता है, कल्टीवेशन बड़ा हो सकता है, मार्केटिंग अच्छा कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर प्रोडक्ट। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, आंसर इज B। 1 and 3 अगेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा ही ये न्यूज में रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड एंड रीफ्स आर लोकेटेड इन साउथ चाइना सी? साउथ चाइना सी आपको पता है, चाइना के साउथ में जो सी है उसको साउथ चाइना सी बोलते हैं, सिंपल। तो ये जो आइलैंड्स है, स्पार्टले आइलैंड, पार्सल आइलैंड, नाटुना आइलैंड, स्कॉर्बोरो शोल, तो ये चारों कहाँ पे लोकेटेड है? क्या ये साउथ चाइना सी में लोकेटेड है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें से चारों आइलैंड जो है वही लोकेटेड है, स्पार्टले आइलैंड, पार्सल आइलैंड, है ना, इसके अलावा स्कॉर्बोरो शोल आइलैंड, ठीक है। काकू आइलैंड ऊपर ऊपर लोकेटेड है साउथ चाइना सी में, नहीं, उसको ऊपर ताइवान के भी ऊपर लोकेटेड है। तो ये जो एरियाज हैं ये डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे गए भी हैं, यूपीएससी वगैरह में पूछे गए भी हैं, है ना। चाइना के नीचे जो सी है उसको साउथ चाइना सी बोलते हैं। साउथ चाइना सी में चाइना ने एक मैप बनाया है, मैप में उसने 9 डैश लाइन दिखाया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चाइना ने मैप जो दिखाया है वो दिखाया है कि साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन है, उसके अंदर जो कुछ भी आता है सब चाइना का है। ताइवान पे चाइना तो अपना क्लेम करता ही है, इन सारे आइलैंड्स पे भी चाइना क्लेम करता है। मतलब भले ही वो आइलैंड वियतनाम से क्लोज हो, कोई मतलब नहीं, भले ही वो आइलैंड जैसे स्कोरबोरो शोल इज वेरी वेरी क्लोज टू फिलीपींस, पर चाइना इज लाइक नो, इट्स देयर टेरिटरी। स्पार्टले आइलैंड इज वेरी वेरी क्लोज, है ना, तो डिफरेंट कंट्रीज। तो बट ब्रुनई वगैरह जैसे हो गया, बट ये सब चाइना क्लेम करता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा ही पता होना चाहिए। मैप की प्रैक्टिस आप करते रहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल क्या है? डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, किस सिलसिले में? प्रोक्योरमेंट, राफेल खरीदना है ना, S-400 खरीदना है, कुछ प्रोक्योर करना है, मतलब मंगाना है, खरीदना है,
तो उसमें से डीएसी डिफेंस एक्विजिशन करेगी, काम ही है, तो ये सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। गुड। DAC was formed following the group of minister recommendation on reforming the national security system after कारगिल वॉर। कारगिल वॉर के बाद हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने रिकमेंड किया कि DAC जैसा बॉडी फॉर्म होना चाहिए। गुड। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS होगा। तो तीनों अपने जो मिलिट्री हेड है उनके ऊपर एक पर्सन जो क्या होता है, CDS होता है, इज द चेयरमैन ऑफ DAC। अब देखो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हो और थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हो तो आपको एक चीज समझना होगा, अगर ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है तो इसको हेड करने वाला ऑब्वियस बात है मिनिस्टर ही होने चाहिए, है ना, डिफेंस मिनिस्टर होने चाहिए, रादर देन की चेयरमैन हो, ज्यादा देन की ये आपके CDS हो। CDS उनके नीचे जरूर आ सकते हैं। थर्ड वाला स्टेटमेंट ऑन दैट बिहाफ गलत होगा, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। थर्ड वन इज इनकरेक्ट क्योंकि इसका चेयरपर्सन डिफेंस मिनिस्टर होंगे। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन द इंडियाज आर रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज? अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, मुंबई। इसमें से किसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज रिकॉग्नाइज किया गया है? मुंबई, दिल्ली को नहीं, किसको किया गया है? अहमदाबाद एंड जयपुर। इसके अलावा भी इंडिया में सिटीज हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की तरह रिकॉग्नाइज किया, साइट्स नहीं, सिटीज की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। आप कमेंट सेक्शन में करके ये बताइए कि और कौन सी सिटीज हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज। तो कमेंट में आप दो चीजें लिखते हैं, एक तो अपना स्कोर लिखते हैं कि आपने कितना स्कोर ऑब्टेन किया, दूसरा आप लिखिए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में इंडिया की कौन कौन सी सिटीज हैं अपार्ट फ्रॉम अहमदाबाद एंड अपार्ट फ्रॉम जयपुर। ठीक है, बाकी इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।